अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है और आप तरतीब से सारे लेक्चर व्यू करें डिफरेंशियल ज्योमेट्री के। और मैं चूँकि यहाँ पर मैंने आपको ये बताया है कि डिफरेंशियल ज्योमेट्री में 25 कॉन्सेप्ट्स हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को हम बिल्ड कर रहे हैं। हम 3 कॉन्सेप्ट मुकम्मल कर चुके हैं, चौथे का एक पार्ट हम कर चुके हैं। आज हम चौथा कॉन्सेप्ट जो है वो है ज्योमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिक फार्मूलों को अंडरस्टैंड करना। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि ये जो लाइन है इसके ऊपर मैंने आपको हर एक फिज़िकल फेज से इसको गाइड किया था कि ये ऐसे क्यों होती है, और ये जाने बगैर आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव नहीं कर सकते। तो इसलिए याद रखें कि प्रीवियस लेक्चर लाजमी देखा करें। हाँ, अगर आप पहले से कोई टीचर हैं या पहले से कुछ आपको थोड़ा बहुत नाउन है तो आपको आगे चलना मुश्किल नहीं होता। तो स्टूडेंट चलें, इसकी वीडियो को हम स्टार्ट ले रहे हैं और सबसे पहले हम यहाँ बात करने लगे हैं कर्वेचर की। आज का टॉपिक ही हमारा कर्वेचर के ऊपर है कि कर्वेचर है और इसको फिज़िकली ऐसे लिखते क्यों हैं। हम उसके तमाम फेसेस को डिस्कस करने जा रहे हैं और ये बड़ा ही आपके लिए चेंजिंग सा होगा, चेंज होगा। जो आप क्लास में देखते हैं उससे बहुत ही डिफरेंट आपको नज़र आएगा, क्योंकि क्लास के अंदर तमाम चीज़ों को उस तरह से डिस्कस करना जिस तरीके से उसका, क्योंकि हम एक बहुत लेंथी कोर्स होता है उसको कवर अप करना होता है, इसलिए टीचर ने हर पॉइंट आपके साथ डिस्कस नहीं कर पाता, क्योंकि वो ये समझता है कि बच्चों जो छोटी ज्योमेट्री होती है, बेसिक ज्योमेट्री होती है, वो सारे बच्चों को पता है। लेकिन ऐसा नहीं होता। ज्योमेट्री का ना पता होने की वजह से स्टूडेंट चीज़ों को याद करते हैं, इवन अपना पूरा वक्त भी ज़ाया करते हैं और बुनियादी चीज़ों को बगैर समझे जब क्वेश्चन करते हैं या कोई चीज़ याद करते हैं तो जस्ट उसको मेमोराइज़ करते हैं। तो इस वजह से उनका मेंटल पावर भी कमज़ोर होती है, वो कोई बुक लिखने के काबिल तक नहीं होते और उनके कंसेप्ट जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, ना आने के बराबर होते हैं। तो इसलिए याद रखें कि ये वो स्टडी है जिसकी बेस के ऊपर आप किसी भी किस्म के एग्ज़ाम में, इंटरव्यू में किसी को बता नहीं बल्कि दिखा भी सकते हो कि हम क्या कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर ये दिया हुआ है कि द कर्वेचर ऑफ द कर्व। अब बात हो रही है कर्वेचर की। एट अ पॉइंट इज़ द आर्क रेट ऑफ रोटेशन ऑफ द टेजेंट। अब ये याद रखिएगा, जो बात यहाँ पे ये हो रही है कि देखें कर्वेचर होता क्या है। तो कर्वेचर किसी ने कहा कि सबसे पहली बात है कि कर्वेचर का रिलेशन एक कर्व के साथ है। कर्व के साथ मतलब मेरे पास ये कर्व है तो इस कर्व के ऊपर यहाँ पे एक टेजेंट है। अब याद रखें कि कर्वेचर उतना ही, देखें ये टेजेंट है। अब ये हुआ कि ये टेजेंट मैं जो ही आगे गया तो अब इधर मुड़ गया है, जो ही आगे जाता हूँ इधर मुड़ गया। अब ये कि टेजेंट वैसे एक लाइन को टच करता हुआ मेरी उंगली सही कर्व नहीं बना रही है, इसलिए अब याद रखें कि देखें अब मेरा टेजेंट बदल रहा है। अब ये कि जो मैं एक एक कदम आगे बढ़ा रहा हूँ और मेरे टेजेंट की डायरेक्शन कितनी बदल रही है, ये मुझे बताता है कर्वेचर। कर्वेचर ये बताता है कि आपके जैसे यहाँ पे थी तो यूँ था, ज़रा सा आगे जाऊँगा ऐसे जाता जाऊँगा। अब देखें तो दैट्स मीन के कर्वेचर जो है आपकी कर्व के ऊपर क्या बता रहा है। तो यहाँ पर मैं एक दफ़ा कर्व ड्रा करके दिखाऊँगा आपको। ये एक कर्व है, यहाँ पर जो पॉइंट है उसके ऊपर जो टेजेंट लाइन है वो यूँ है। थोड़ा सा मैं आगे गया, टेजेंट लाइन थोड़ी सी बदलेगी, उससे आगे जाऊँगा और थोड़ी सी ऐसे थोड़ी सी बदलेगी, मैं उससे भी आगे जाऊँ। जैसे यहाँ पे गया तो टेजेंट लाइन यूँ थी, यहाँ गया तो यूँ है। तो इसका मतलब है कि वक्त के साथ साथ मेरी टेजेंट लाइन जो है वो बदल रही है। इस चीज़ को जहन में रख के मैं इसको पढ़ रहा हूँ। देखिएगा, द कर्वेचर ऑफ द कर्व एट एनी पॉइंट मतलब कि आप कर्व के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लें, इज़ द आर्क रेट। ये रेट है, रेट मतलब रेशो है किसका, आर्क रेट। आर्क आपको पता है आर्क कहते हैं, ये जो नहीं होती ये लंबाई जो होती है उसको हम आर्क कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्क रेट। कोई पूछे आर्क का मतलब क्या है, आर्क को लिखते कैसे, ये देखें ना, ये एक कर्व है, ये जो नहीं है इसकी ये वाला हिस्सा, इसको नाम हम लोग नाम एस का देते हैं। इस एस को आर्क लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्क लेंथ कहते हैं। और जब छोटा सा कोई हिस्सा लें इसका तो उसको डेल्टा एस या डी एस कहते हैं। ठीक है, डेल्टा एस या डी एस कहते हैं। डेल्टा एस जो होता है ये बहुत ही कम डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो यानी कि अब आप ये समझ लेंगे, ये जो आपको ये मैंने डी एस इस लाइन को नहीं कहते, मैं यूँ बताऊँ आपको कि ये पूरी लंबाई जो होती है वो एस होती है। जो उसका छोटा सा टुकड़े की लंबाई आर्क की होती है, वो जो सीधी लाइन होती है वो उसका कुछ और नाम है, उसको सीकेंड कहते हैं। लेकिन ये जो कर्व से टाइप का इसका नाम होता है डेल्टा एस।
अब आपको ये पता है डेल्टा एस। इस बंदे ने ये कहा है कि कर्वेचर क्या होता है, अब उसने कहा कि एक रेशियो होती है। क्या होती है? रेशियो होती है। अब रेशियो जो भी होती है वो किस टाइप की होती है, आप यहाँ से अंडरस्टैंड करें कि एंगल थीटा और डेल्टा एस के दरमियान, यानी आर्क लेंथ और ऊपर डेल्टा थीटा के दरमियान एक रेशियो है। तो अब आप इसके फिजिकल मीनिंग के साथ इसको समझें। तो उसने कहा कि द कर्वेचर ऑफ द कर्व एट एनी पॉइंट इज़ द आर्क रेट इसलिए इसे कहते हैं कि ये नीचे जो है ना, ये आर्क लेंथ है ऑफ द रोटेशन ऑफ द टेजेंट। इसको हम पढ़ते हैं रोटेशन ऑफ अ टेजेंट, मतलब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है डेल्टा थीटा। अब हम फिजिकल मीनिंग में इस एंगल को भी जज करेंगे कि ये क्यों बनता है और ऐसे क्यों इसको हम लिखते हैं। तो इससे आपको ये पता चला कि क्या होती है, इसको देख के बताएं डेफिनेशन क्या होती है। तो आप कहते हैं कि जो कर्वेचर होता है किसी कर्व का किसी पॉइंट के ऊपर, वो बराबर होता है किसके? जो कर्वेचर होता है किसी कर्व का किसी पॉइंट के ऊपर, वो बराबर होता है, क्योंकि कर्वेचर हर पॉइंट के ऊपर डिफरेंट होता है। इस वजह से कर्वेचर ऑफ अ कर्व एट अ पॉइंट बराबर होता है किस चीज़ के? रेशो के। किसकी? रेशो के। जो है ये क्या चीज़ है? ये रोटेशन है। और ये क्या है? आर्क रेट है। ठीक है, सॉरी आर्क रेट। और कितनी उसमें रोटेशन हो रही है, कितना एंगल बन रहा है और कितनी उसने आर्क लेंथ कवर की है। पहले आप इसकी फिजिकल सिचुएशन समझाता हूँ, फिर दोबारा से आपको ये अंडरस्टैंड करवाता हूँ कि ये क्या है। अब देखें यहाँ पर इसकी फिजिकली समझ लें पहले। तो वो कहता है इफ़ डेल्टा थीटा, हमने लिखा डेल्टा थीटा बी द एंगल बिटवीन द टेजेंट एट पी एंड क्यू। अब यहाँ पर आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर डिवेल्प होता है कि आपने क्या है कि डेल्टा थीटा क्या है? एंगल है बिटवीन पी एंड क्यू। अब समझे व्हाट इज़ मीन बाय द एंगल बिटवीन पी एंड क्यू। तो यहाँ पर आप अगर नोट करें तो मेरे पास एक कर्व है और कर्व के ऊपर एक पॉइंट था पी वो पॉइंट है जो पहला पॉइंट है। अब यहाँ पर कोई मेरे पास एक लाइन है जिसको ये एक पोजीशन वेक्टर है। अब ये पी पॉइंट के ऊपर एक बंदा खड़ा था, चलते चलते वो क्यू पॉइंट पे चला गया, पी से क्यू की तरफ चला गया। अच्छा, चला गया, जब वो पी से क्यू पे पहुंचा तो अब उसका पोजीशन वेक्टर बदल चुका है। अगर इसका कुछ भी उसने नाम रखा हुआ है, अच्छा इसने नाम रख दिया है, इससे आपने नहीं परेशान होना। उसने इसका नाम रख दिया है आर वेक्टर और इसका नाम रख दिया आर प्लस डेल्टा आर। डेल्टा आर नहीं, इसका नाम होगा, चूँकि ये जो लंबाई है इसका, हाँ डेल्टा आर है, लेंथ इसकी निस्बत उतनी वो ज़्यादा हो गई है। तो अब होना तो ये चाहिए कि ये आर प्लस डेल्टा आर और वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने एक को आर कह दिया, एक को आर प्लस डेल्टा आर, तो ये कह दिया। और इनके दरमियान जो ये वाली लंबाई है इसका नाम है डेल्टा आर। ये हम आपको पता हो कि ये दोनों जब ऐड हुए हैं तो ये बना है। अच्छा, अब हमारा सवाल ये है कि ये जो हमारे पास रिजल्ट आया है टोटल जो यहाँ पर हम देख रहे हैं, अब इसके बाहर वाला जो हिस्सा होता है ना, ये वाली जो कर्व टाइप होती है, इसका नाम होता है डेल्टा एस। डेल्टा एस चूँकि आर्क लेंथ होती है, ये वाली जो बाहर वाली कर्व टाइप है ये डेल्टा एस है। तो ये आपको पता हो कि डेल्टा एस होता क्या है। अब अंडरस्टैंड करें कि मैं अगर एंगल कहाँ बन रहा है, ये सबसे ख़ास पॉइंट है। तो मैं इस फिगर को थोड़ा नीट करके दिखाऊंगा आपको ताकि आप इसे अंडरस्टैंड करें थोड़ा बड़ा करके। तो यहाँ पर मेरे पास है एक कर्व, राइट। इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ है। वैसे मैं इसको पी कहने लगा हूँ, उसको क्यों कहना चाहता हूँ क्योंकि बेसिकली जो फिगर उसने बनाई है उसको यूँ आना चाहिए। तो अब यहाँ से जो पॉइंट है, जो पी बुनियादी पॉइंट है, तो इसलिए मैंने इसे आर कहा। फिर थोड़ी देर बाद हम चल के यहाँ से यहाँ पहुँचे। जब यहाँ पहुँचे तो ये शॉर्टेस्ट रास्ता है, इस रास्ते पे जाएं और ये कर्व वाला रास्ता है। शॉर्टेस्ट रास्ते का नाम है डेल्टा आर और जो इस वाला है वो है डेल्टा एस। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो जो कि इन दोनों का सम है आर प्लस डेल्टा आर के बराबर है। ये हो गया। अब मैं कहता हूँ कि मैंने एक टेजेंट ड्रा किया, लेट सपोज मेरा टेजेंट यूँ है, आपने एक लाइन लगा दी और एक टेजेंट यहाँ ड्रा करेंगे ऐसे। अब ये दोनों टेजेंट आपस में किसी जगह मिलते हैं, यहाँ पे आके दोनों टेजेंट आपस में मिलते हैं। अब ये जो दोनों टेजेंट हैं, अगर मैं पी और क्यू पॉइंट को करीब करता जाऊँ तो एक टाइम आएगा कि क्यू पॉइंट भी पी पॉइंट बन जाएगा, मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो उस वक्त दोनों के टेजेंट लाइनें बिल्कुल एक ही तरह दिखाई देंगी और उनके दरमियान एंगल जो है वो 0 डिग्री बनना शुरू हो जाएगा। अब आप इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि जब ये जो आर्क लेंथ है डेल्टा एस है, अगर ये 0 हो जाए, 0 मतलब ये क्यू अगर पी पॉइंट पे आए तो दोनों लाइनें एक ही बन जाएंगी। तो जो एक ही बनेगी वो डेरिवेटिव की डेफिनेशन बन जाएगी। डेरिवेटिव की यही डेफिनेशन होती है कि दोनों पॉइंट अगर एक ही पॉइंट पे पहुंच जाएं तो वो टेजेंट बन जाता है।
तो इससे पता है चला कि यहाँ पर 3 मेन फैक्टर हैं। यहाँ पे जो एंगल बनता है वो डेल्टा थीटा है, ज़ाहिर है उसके अपोजिट भी डेल्टा थीटा बनेगा, क्योंकि आपने ऐसे पढ़ा हुआ है कि अगर यहाँ पे एंगल डेल्टा थीटा है तो इधर भी क्या बनता है, डेल्टा थीटा। अब यहाँ पे एंगल डेल्टा थीटा, इधर भी डेल्टा थीटा बना। अब हमने क्या किया, हमने कहा कि इस एंगल की डेल्टा थीटा की डेल्टा एस के साथ रेशो ली है, यहाँ पे हमने ले ली डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा एस। अब आपका सवाल यहाँ पे ये बनता है कि हमने जब ये रेशो ली है तो साथ में लिमिट क्यों लिखी। लिमिट इसलिए लिखी है कि हमें पता है कि ये पॉइंट यहाँ पे, अच्छा यहाँ पर पॉइंट है ही पी, यहाँ पे क्या पॉइंट है, पी है, क्योंकि इधर से उधर गए हुए हैं, यहाँ से नज़र आ रहा है ये आर है तो वो आर प्लस डेल्टा आर है, इस वजह से। तो ये मैं डेल्टा थीटा और डेल्टा एस के साथ ये बात इसलिए लिखी है क्योंकि जब डेल्टा एक्स मतलब ये आर्क लेंथ ख़त्म हो जाएगी तो उस वक्त ये वाली चीज़ जो इनकी रेशो होगी वो डेरिवेटिव बन जाएगी, क्योंकि डेरिवेटिव की डेफिनेशन ये होती है कि आप बिल्कुल करीब करीब पॉइंट हूँ तो वो डेरिवेटिव बन जाता है। तो इसलिए हमने ये लिखा और इसका नाम हमने थीटा प्राइम लिखा। ये जो रेशो है इसका नाम उन्होंने बाद में इसका ये है कीपा लिख दिया और इसे के से डिनोट करने लगे, लेकिन ये के थोड़ा सा और टाइप का के होता है। आप इसको जब लिखते हैं तो ये लिखने में थोड़ा इसका डिज़ाइन चेंज किया करें, ठीक है, ताकि ये हो कि आपको पता हो कि दिस इज़ नॉट अ के, ये क्या है, कीपा लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पर जो पॉइंट मैंने आपको समझाया कि डेल्टा एक्स को ज़ीरो क्यों रखते हैं, क्योंकि इसका मतलब नॉट इट मीन कि ये ज़ीरो है, इट्स मीन कि ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ज़ीरो है। तो ये मतलब बहुत ही कम है। तो इन दैट केस हमने कहा कि ये वाला टेजेंट ख़त्म होकर ये टेजेंट बन चुका होगा, जिसकी वजह से दोनों टेजेंट में एक ही टेजेंट बनेगी। जब एक बनेगी तो डेरिवेटिव बन जाएगा। तो इसको आपने याद रखना है। ये है आपका कर्वेचर। थैंक यू सो मच।